स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है मेंटेनेंस पैटर्न ऑफ कोचिंग ट्रेन्स। इसका मतलब है कि ओपन लाइन में जो हमारी पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनका जो मेंटेनेंस है, उनका जो अनुरक्षण है, वो हम किस आधार पे करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ओपन लाइन में हम अपनी पैसेंजर ट्रेन्स का जो मेंटेनेंस है वो आरपीसी के अंतर्गत करते हैं। आरपीसी क्या है? आरपीसी है रिवाइज्ड पॉलिसी सर्कुलर। तो आप पूछेंगे कि रिवाइज्ड पॉलिसी सर्कुलर ये कौन जारी करता है? तो ये रेलवे बोर्ड जारी करता है और उसके आधार पे पूरे इंडियन रेलवे में गाड़ियों का मेंटेनेंस होता है। तो आरपीसी कब इंट्रोड्यूस हुआ? आरपीसी इंट्रोड्यूस हुआ 2001 में। तो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि आरपीसी अगर 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ तो इंडियन रेलवे तो काफ़ी उससे पहले भी चल रही थी। कैसे चल रही थी? तो 2001 से पहले जो गाड़ियों का मेंटेनेंस होता था वो एंड टू एंड बेसिस पे होता था। मींस गाड़ी अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन से जाती थी और लौट के फिर अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे आती थी, तब उसका दोबारा पिट लाइन मेंटेनेंस किया जाता था। तो इसमें दिक्कत ये आती थी कि जो शॉर्ट रूट की गाड़ियां हैं उनका तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस हो जाता था। मतलब मीन्स मान लीजिए सपोज लखनऊ से कोई गाड़ी ओरिजिनेट होकर इलाहाबाद जा रही है और लौट के आ रही है, और वहीं ऑन द सेम टाइम जो है कोई गाड़ी है वो लखनऊ से चेन्नई जा रही है और लौट के आ रही है। तो हम लखनऊ से इलाहाबाद गई, लौट के आई, उसका भी हमने वही मेंटेनेंस किया। मीन्स पिट लाइन एग्जामिनेशन होके गई, लौट के आई, तब दोबारा हमने पिट लाइन एग्जामिनेशन किया। और एक गाड़ी लखनऊ से चेन्नई गई और लौट के आई, उसका भी हमने वही लौटने के बाद पिट लाइन एग्जामिनेशन किया। तो दिक्कत ये आती थी कि चूँकि चेन्नई की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसका मेंटेनेंस कम हो पाता था। मतलब इतनी ज़्यादा डिस्टेंस चल रही है, उसका हम मेंटेनेंस कम कर रहे हैं। और जो लखनऊ से इलाहाबाद जा रही है उसका मेंटेनेंस हम ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब ओवर मेंटेनेंस कर रहे हैं। मतलब क्योंकि उतना मेंटेनेंस उतनी चल नहीं रही गाड़ी, तब भी हम उसका वही मेंटेनेंस कर रहे हैं जो लॉन्ग रूट की ट्रेनों का कर रहे हैं। तो मतलब इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि हमारा शॉर्ट रूट की ट्रेनों के केस में तो हमारा मैन पावर लॉस होता था अननेसेसरी, मतलब हमका अननेसेसरी उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं। और जो लॉन्ग रूट की ट्रेनें थी उनमें हमारी सेफ्टी अफेक्टेड होती थी क्योंकि उनका मेंटेनेंस कम हो रहा है और चल ज़्यादा रही हैं वो। तो ये सोचा गया कि मतलब कोई ऐसी पॉलिसी हो कि जिससे हमारी ये दोनों चीज़ें कंट्रोल्ड रहें, मतलब हमारी मैन पावर भी लॉस ना हो और सेफ्टी भी इफेक्टेड ना हो, क्योंकि सेफ्टी भी प्राइम इम्पोर्टेंस है रेलवे के लिए। तो रेलवे बोर्ड स्तर पे सोचा गया कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो हमारी दोनों चीज़ें इक्विलिब्रियम में रहें। तो ये सोचा गया इसके लिए कोई पैरामीटर हम सेलेक्ट करें कि इस पैरामीटर के आधार पर मेंटेनेंस करेंगे। मतलब तो जो हमारे रेलवे बोर्ड के जो मैकेनिकल विंग के जो ऑफिसर्स हैं और उन्होंने जो पैरामीटर सेलेक्ट किया वो डिस्टेंस अर्न बाई रोलिंग स्टॉक। मतलब मीन्स जो गाड़ी कोचिंग ट्रेन जितनी ज़्यादा चलेगी, जो ज़्यादा चलेगी उसका मेंटेनेंस ज़्यादा करेंगे, जो कम चलेगी उसका मेंटेनेंस कम करेंगे। तो क्योंकि ये नॉर्मल डेली लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, जैसे हमारी बाइक है, कार है, तो इसका हम क्या करते हैं कि एक हमारा जो मैकेनिक होता है वो बताता है कि 2000 किलोमीटर पे करा लीजिएगा बाइक की, या फिर कोई भी अपना बताता है, कोई भी पैरामीटर बताता है। या हमारी गाड़ी कम चलती है तो हमारे मन में यही ख्याल आता है कि गाड़ी तो चली नहीं जाता तो मेंटेनेंस ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्हीकल हमारा जितना ज़्यादा चलता है उसमें वियर एंड टियर उतना ज़्यादा होगा, तो उसको इतना ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो पैरामीटर लिया गया वो डिस्टेंस अर्न्ड बाई रोलिंग स्टॉक। तो डिस्टेंस अर्न्ड बाई रोलिंग स्टॉक मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रोलिंग। तो जब ये आरपीसी इंट्रोड्यूस की गई 2001 में, तब जो पैरामीटर लिया गया डिस्टेंस का वो 2500 किलोमीटर लिया गया।
उस समय 2001 में क्या सिनारियो था कि टोटल हमारा आईसीएफ था, आईसीएफ कोचेस थे और वैक्यूम से एयर ब्रेक में कन्वर्जन चल रहा था। फिर धीरे धीरे वैक्यूम से एयर ब्रेक में कन्वर्जन कंप्लीट हो गया और हमारी सारी गाड़ियाँ एयर ब्रेक की हो गई। तो चूँकि हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी अडाप्ट करते हैं तो वो जो नई टेक्नोलॉजी अडाप्ट करने का जो रीज़न होता है कि मतलब मेंटेनेंस हमारा कम हो, रिलायबिलिटी ज़्यादा रहे। तो चूँकि एयर ब्रेक के केस में वैक्यूम ब्रेक से मेंटेनेंस कम है, तो ये सोचा गया कि जब हमने नई टेक्नोलॉजी अडाप्ट कर ली है तो हम क्यों ना डिस्टेंस का पैरामीटर बढ़ाएं। तो 2007 में इसका पहला रिवीजन किया गया और जो डिस्टेंस का पैरामीटर था उसको 2500 से बढ़ा के 3500 किलोमीटर कर दिया गया। क्योंकि देखिए रेलवे की हमारी जो अर्निंग, जितनी ज़्यादा गाड़ी चलेगी उतना ज़्यादा अर्निंग होगी और रेलवे का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है अर्निंग। तो मेंटेनेंस में जब जाती है तो रेलवे उस समय तो यूटिलाइजेशन में है नहीं, क्योंकि मेंटेनेंस में जब जाएगी, पिट लाइन पे जाएगी, उस समय उसका यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा कम हमारा मेंटेनेंस हो, जितना ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस फ्री हो, उतना अच्छा है। तो इसीलिए जो है रिवीजन इसका किया गया और ये 2007 में रिवीजन करके 3500 किलोमीटर इसका पैरामीटर कर दिया गया। पैरामीटर 3500 किलोमीटर करने का मतलब क्या है कि एक बार पिट लाइन मेंटेनेंस होने के बाद दोबारा पिट पे जब जाएगी तो 3500 किलोमीटर चल जाएगी, तब उसको हमको ले जाना है पिट लाइन पे। अब ये 2007 में 3500 होने के बाद इसका इसी आरपीसी के अंतर्गत जो हमारा मेंटेनेंस है वो होता रहा। पर चूँकि अभी हम देख रहे हैं कि आईसीएफ कोचेज को हम धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं और एलएचबी को अडाप्ट कर रहे हैं। तो क्यों अडाप्ट कर रहे हैं? क्योंकि एलएचबी का हमारा एक तो स्पीड पोटेंशियल ज़्यादा है और दूसरा ये है कि मेंटेनेंस कम है। तो अब इस समय जो सिनेरियो है वो ये है कि हम धीरे धीरे लगभग अपनी राजधानी शताब्दी जितनी भी ट्रेनें हैं उनको कन्वर्ट कर चुके हैं एलएचबी में, और जो इम्पोर्टेंट ट्रेन हैं उनका कन्वर्जन, अदर जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनका कन्वर्जन चल रहा है। और धीरे धीरे इसको आईसीएफ को टोटली फेज आउट होना है। तो चूँकि हमने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है जिसका मेंटेनेंस कम है, तो हमें इसका डिस्टेंस का पैरामीटर बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी। तो 2017 में रेलवे बोर्ड में इसका जो पैरामीटर है डिस्टेंस का वो चेंज किया और आईसीएफ के लिए 3500 किलोमीटर ही रहने दिया और एलएचबी के लिए 4000 किलोमीटर कर दिया। तो अभी प्रेजेंटली जो हम आरपीसी जो हमारी है वो 2017 की जो रिवाइज्ड है लेटेस्ट वो है, और उसमें जो आईसीएफ के लिए जो डिस्टेंस का पैरामीटर है वो 3500 किलोमीटर और एलएचबी के लिए 4000 किलोमीटर है। तो हमको जो स्टडी करनी है आज इस वीडियो लेक्चर में वो 2017 का जो रिवाइज्ड फॉर्मेट है उसी को करना है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट होता है वही फॉलो होता है और यही फॉलो हो रहा है। और हमको भी जब हम फील्ड में जाएंगे तो हमको इसी को फॉलो करना है। तो अब हम देखते हैं कि अच्छा, ये बात और आती है कि आरपीसी, आप कहेंगे कि क्या है आरपीसी। तो आरपीसी में क्या है कि जो हमारी ट्रेन उनको डिफरेंट कैटेगरीज में, मतलब उनके चलने का जो तरीका है, चलने का पैटर्न है, उनके आधार पर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और उन कैटेगरीज में क्या पॉलिसी रहेगी, कैसे मतलब मेंटेनेंस करेंगे, ये गाइडलाइंस दी गई। तो अब हम देखते हैं कि आरपीसी हमारी, तो ये अब हम आरपीसी देखते हैं कि जैसे मेंटेनेंस पैटर्न ऑफ कोचिंग ट्रेन्स रिवीजन जून 2017, नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर है जिसके आधार पे हमारी आरपीसी को रिवाइज किया गया है जून 2017 में। तो अब हम आरपीसी में के अंदर जाते हैं कि मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि अभी डिस्कस हुआ, मैंने बताया कि
आरपीसी में मेनली जो कोचिंग ट्रेन्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और उन कैटेगरीज में मेंटेनेंस एक्टिविटी क्या रहेंगी वो बताया गया है। तो जो पहली कैटेगरी बनाई गई है वो है राजधानी / दुरंतो ट्रेन्स। तो राजधानी या दुरंतो ट्रेन जो भी होंगी रेलवे बोर्ड द्वारा जो भी ट्रेनें राजधानी या दुरंतो के नाम से चलाई जाएंगी वो कैटेगरी नंबर 1 में रखी जाएंगी। तो इनमें हम मेंटेनेंस किस तरह से करेंगे कि इनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एट पिट लाइन ये प्राइमरी एंड पे करेंगे। मतलब जब गाड़ी कोई भी चलती है, कहीं से ओरिजिनेट होती है, तो उसका वो पिट पे जाती है, पिट लाइन पे जाती है, वॉशिंग लाइन पे, और वहाँ पे उसका अंडर गियर एग्जामिनेशन होता है, आरटीआर से रेक से टेस्टिंग होती है, अंदर की सफाई वगैरह होती है और बाहर की धुलाई होती है, ये सब एक्टिविटी होती हैं। उसके बाद जब कंसर्निंग जो वॉशिंग लाइन का जो एसएससी या जेई है वो जब उस गाड़ी को फिट देता है तब वो फिर फर्दर चलाई जाती है। तो जहाँ से गाड़ी ओरिजिनेट होती है वहाँ पे गाड़ी तो ये सब एक्टिविटी जो है जब मैंने जो बताई ये इसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल या प्राइमरी मेंटेनेंस। तो प्राइमरी मेंटेनेंस जो है होके ही हर गाड़ी अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन से रवाना होती है। तो ये वाला कॉलम, ये जो रो है आप सभी में कॉमन पाएंगे, क्योंकि कोई भी गाड़ी चलेगी तो पिट लाइन पे ये सब एक्टिविटी प्राइमरी मेंटेनेंस होने के बाद ही चलेगी। तो इसके केस में भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एट पिट लाइन प्राइमरी एंड पे होगा। अंडर गियर एग्जामिनेशन एंड ब्रेक सिस्टम मेंटेनेंस एट पिट लाइन ये बोथ एंड पे होगा। मतलब मीन्स प्राइमरी में तो हो ही रहा है स्टेशन पे, तो वहाँ पे भी इसको पिट पे हमको ले जाना पड़ेगा और वहाँ पे भी। तो ये जो एक्टिविटी है दूसरे एंड पे जो हम ले जाते हैं पिट पे, इसको कहते हैं सेकेंडरी मेंटेनेंस। सेकेंडरी मेंटेनेंस होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस में अंतर ये होता है कि एक्टिविटी सारी सेम होती है। मतलब सेकेंडरी में भी जो है पिट पे जाएगी, पिट लाइन पे जाएगी, अंडर गियर मेंटेनेंस होगा, आरटीआर से टेस्टिंग होगी, वॉशिंग होगी, बाहर से अंदर की क्लीनिंग होगी, और ये सब एक्टिविटी मैंने प्राइमरी में भी बताई हैं। पर अंतर बस इतना रहेगा कि जो शेड्यूल्स होते हैं वो प्राइमरी एंड पे ही अटेंड किए जाते हैं, सेकेंडरी एंड पे नहीं। तो इसके केस में कैटेगरी नंबर 1 में राजधानी दुरंतो के केस में हम गाड़ी को अदर एंड पे, दूसरे एंड पे भी पिट पे ले जाएंगे। मतलब इसका सेकेंडरी होगा। मतलब राजधानी दुरंतो कोई भी है तो उसका सेकेंडरी हमें करना पड़ेगा। इंटरनल क्लीनिंग, पैसेंजर अमेनिटी अटेंशन एंड वाटरिंग ये बोथ एंड पे होगी। क्योंकि आजकल पैसेंजर अवेयरनेस काफ़ी है और होनी भी चाहिए। तो मतलब पैसेंजर जो कंप्लेंट्स हैं वो मैक्सिमम पैसेंजर अमेनिटी अटेंशन और वाटरिंग पे होती हैं और क्लीनिंग पे। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ये दोनों एंड पे होगी। एक्सटर्नल क्लीनिंग बोथ एंड पे। अब चूंकि हमारी गाड़ी सेकेंडरी हो रही है तो सेकेंडरी में तो वैसे भी गाड़ी जब जाएगी पिट पे तो उसकी बाहर से धुलाई होगी। एंड रूट ऑब्लिक टर्मिनेटिंग एग्जामिनेशन ये आफ्टर एवरी 250, 250 to 350 किलोमीटर्स ऑफ रन एट लोकेशंस टू बी डिसाइडेड बाय रेलवे फॉर ईच ट्रेन। मतलब इसका जो एन रूट एग्जामिनेशन होगा, एन रूट एग्जामिनेशन किसको कहते हैं? जब गाड़ी अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन चलती है और डेस्टिनेशन तक जाती है तो रास्ते में जो स्टेशंस पड़ते हैं, CNW पॉइंट्स पड़ते हैं, वहाँ पे इसका एन रूट एग्जामिनेशन किया जाता है। एन रूट एग्जामिनेशन में रोलिंग इन, रोलिंग आउट और एक्सल बॉक्स फीलिंग होता है। तो ये जो इसका होगा वो 250 से 350 किलोमीटर के एवरेज पे किया जाएगा। पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूट नहीं है, क्योंकि जो रूट है उसमें कहाँ कहाँ पे स्टेशन पड़ेंगे, कितनी डिस्टेंस पे पड़ेंगे वो वेरी करेगा। तो और कहाँ कहाँ पे हमारी CNW एग्जामिनेशन की फैसिलिटी है। और एक बात और भी है कि वहाँ पे 10 मिनट का स्टॉपेज होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी एक्टिविटी है एन रूट एग्जामिनेशन की उसको हमें परफॉर्म करने के लिए 10 मिनट का टाइम चाहिए। तो जब गाड़ी चलेगी तो इसके बारे में जो गाइडलाइंस आएंगी उसके अकॉर्डिंग
ये किया जाएगा। ब्रेक सिस्टम चेक प्रायर टू स्टार्ट एट प्लेटफॉर्म एट अदर एंड, ये कंप्लीट एयर ब्रेक टेस्टिंग विद इशू ऑफ फ्रेश बीपीसी एट बोथ एंड्स। सेकेंडरी होने के बाद इसको फ्रेश बीपीसी दी जाएगी और सेकेंडरी होने के बाद इसको फ्रेश बीपीसी दी जाएगी और वही बीपीसी लेके गाड़ी वापस आएगी और वो जो प्राइमरी से बीपीसी लेके गाड़ी आई है वो इररिलेवेंट हो जाएगी और सेकेंडरी ही बीपीसी सेकेंडरी एंड पे जो बीपीसी ली है गाड़ी ने वो लेके गाड़ी वापस आएगी और अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन तक आएगी। इस तरह से हमारी कैटेगरी नंबर 1 कंप्लीट होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कैटेगरी नंबर वन के बाद आती है हमारी कैटेगरी नंबर 1A। तो कैटेगरी नंबर 1A में क्या कौन सी गाड़ी आती है? शताब्दी एक्सप्रेस। जितनी हमारी शताब्दी एक्सप्रेस हैं वो कैटेगरी नंबर 1A में आएंगी। इसमें हम जो मेंटेनेंस एक्टिविटी है, गाइडलाइंस जो है वो इस तरह से हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एट पिट लाइन प्राइमरी एंड पे होगा। अंडर गियर मेंटेनेंस, अंडर गियर एग्जामिनेशन एंड ब्रेक सिस्टम मेंटेनेंस एट पिट लाइन, ये प्राइमरी एंड पे, मतलब सेकेंडरी एंड पे इसका हमको सेकेंडरी एंड पे पिट पे ले आने की ज़रूरत नहीं है। हम प्राइमरी एंड पे इसका प्राइमरी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके उसके बाद जब लौट के आएगी गाड़ी तभी हम इसका दोबारा पिट लाइन पे इसको ले जाएंगे। तो इसका सेकेंडरी नहीं होगा मीन्स। ओके, तो इंटरनल क्लीनिंग, पैसेंजर मटीरियल अटेंशन, वाशिंग, ये बोथ एंड पे इसको तो हमें देखना ही देखना है। और एक्सटर्नल क्लीनिंग ऑन नॉमिनेटेड लाइन विद प्रॉपर फैसिलिटीज़, ये खाली प्राइमरी एंड पे, क्योंकि सेकेंडरी एंड पे पिट पे जा नहीं रही है तो वहाँ पे हम इसकी धुलाई नहीं करेंगे, प्लेटफॉर्म पे धुलाई तो कर नहीं सकते। एंड रूट ऑब्लिक टर्मिनेटिंग एग्जामिनेशन वही 250 से 350 किलोमीटर के एवरेज पे होगा। बाकी इसके बारे में जो गाइडलाइन आएगी रेलवे बोर्ड की उसके आधार पे किया जाएगा। ब्रेक सिस्टम चेक प्रायर टू स्टार्ट एट प्लेटफॉर्म एट अदर एंड, ये अगर गाड़ी खाली प्लेटफॉर्म से रिटर्न हो रही है तो खाली कनेक्टिविटी चेक करके रवाना कर दिया जाएगा। और अगर स्टेबल हो रही है तो इसको अगर प्लेटफॉर्म से हट रही है तो आरपीसी 4 लाइन पे ले जाएंगे। वहाँ पे इंजन से ब्रेक लगा के ब्रेक पावर भी चेक करेंगे और एंडोर्समेंट करेंगे बीपीसी पे। ओके, तो इसके बाद हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है कैटेगरी नंबर 2। तो कैटेगरी नंबर 2 में क्या है? मेल एक्सप्रेस राउंड ट्रिप रन ग्रेटर देन 35 फॉर ICF एंड ग्रेटर देन 4000 किलोमीटर्स फॉर LHB कोचेज। मतलब ऐसी हमारी जो गाड़ियां हैं मेल एक्सप्रेस हैं जो जिनका आने जाने का मिला के, मतलब ओरिजिनेटिंग स्टेशन चली और डेस्टिनेशन तक गई फिर लौट के आई। अगर ICF का रेक है तो 3500 किलोमीटर को एक्सीड कर रहा है, मतलब 3500 किलोमीटर से ज़्यादा हो रहा है। और LHB का रेक है तो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा हो रहा है, तब हम उनको कैटेगरी नंबर 2 में रखेंगे। और जो मेंटेनेंस गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एट पिट लाइन प्राइमरी एंड पे, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सभी का होता है जब भी गाड़ी ओरिजिनेट होती है। अंडर गियर एग्जामिनेशन एंड ब्रेक सिस्टम मेंटेनेंस एट पिट लाइन, ये अंडर गियर ये बोथ एंड पे होगा, मतलब इसका हमको सेकेंडरी भी करना पड़ेगा। इसका हमको सेकेंडरी करना पड़ेगा जैसे कि हम राजधानी के केस में करते हैं। पर अंतर यह है कि वहाँ राजधानी दुरंतों में हम
डिस्टेंस नहीं देखते हैं, मतलब कि राजधानी चाहे वो हमारी दिल्ली से बिलासपुर की हो, चाहे दिल्ली से चेन्नई की हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस हम उसका सेकेंडरी करेंगे। यहाँ पे हम डिस्टेंस देखेंगे, आने जाने का मिला के जो उसका मतलब जो किलोमीटर उसका रनिंग जो हो रही है वो अगर 3500 को एक्सीड कर रही है ICF के केस में, और 4000 को एक्सीड कर रही है LHB के केस में, तब हम उसको कैटेगरी नंबर 2 में रखेंगे और फिर उसका सेकेंडरी करेंगे। इंटरनल क्लीनिंग, पैसेंजर मीटिंग एंड टेंशन वाटरिंग, ये बोथ हैंड पे। एक्सटर्नल क्लीनिंग ऑन नॉर्मेटेड लाइन विद प्रॉपर फैसिलिटीज, ये बोथ हैंड पे। मतलब चूँकि सेकेंडरी हो रहा है तो सेकेंडरी में भी बाहर की धुलाई होती है। एंड रूट वही 250 से 350 के एवरेज पे किया जाएगा, और पर एग्जैक्ट लोकेशन रेलवे बोर्ड जो रेलवे की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग होगा। ब्रेक सिस्टम चेक प्रायर टू स्टार्ट एट प्लेटफॉर्म एट द अदर एंड, ये सेकेंडरी होने के बाद, क्योंकि सेकेंडरी में कंप्लीट एयर ब्रेक टेस्टिंग हो रही है, तो सेकेंडरी होने के बाद जो सेकेंडरी एंड का जो CNW एग्जामिनर है, SSC है, JE है, वो नई BPC इशू करेगा और वो BPC लेके गाड़ी अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन तक आएगी। तो इसके बाद आती है कैटेगरी नंबर 3A फर्स्ट। कैटेगरी नंबर 3A फर्स्ट में क्या है, ऐसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें जिनका राउंड ट्रिप रन आने जाने का मिला के उसका ICF का रेक है तो 3500 किलोमीटर को एक्सीड नहीं कर रहा है, और LHB का रेक है तो 4000 किलोमीटर को एक्सीड नहीं कर रहा है, मीन्स उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो हम उसको कैटेगरी नंबर 3A फर्स्ट में रखेंगे। अगर इस टाइप की मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जो इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है, उनको हम कैटेगरी नंबर 3A फर्स्ट में रखेंगे। और जो उनकी मेंटेनेंस गाइडलाइंस होंगी, वो पहला क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एट पिट लाइन, ये प्राइमरी एंड पे। अंडर गियर एग्जामिनेशन एंड सिस्टम मेंटेनेंस एट पिट लाइन, ये ओनली एट प्राइमरी एंड, मतलब इसका हमको सेकेंडरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब दोबारा प्राइमरी एंड पे लौट के आएगी तभी इसका हम पिट लाइन मेंटेनेंस करेंगे। इंटरनल क्लीनिंग, पैसेंजर मीटिंग एंड टेंशन एंड वाटरिंग, ये बोथ हैंड पे। एक्सटर्नल क्लीनिंग ऑन नॉर्मेटेड लाइन विद प्रॉपर फैसिलिटीज़, ये प्राइमरी एंड पे, क्योंकि इसका सेकेंडरी हो नहीं रहा है तो प्राइमरी एंड पे ही इसकी बाहर की वॉशिंग होगी। एन रूट ऑब्लिक टर्मिनेटिंग एग्जामिनेशन, ये वही एन रूट वही 250 से 350 एवरेज पे किया जाएगा, पर एग्जैक्ट लोकेशन जो है जब गाड़ी चलेगी, तो जब गाड़ी इंट्रोड्यूस होगी तो उसके बारे में जो गाइडलाइन आएंगी, डिविजनल गाइडलाइन, जोनल गाइडलाइन, उसके आधार पे किया जाएगा। ब्रेक सिस्टम चेक प्रायर टू स्टार्ट एट प्लेटफॉर्म एट द अदर एंड, ये अगर वही शताब्दी के केस की तरह है कि अगर खाली प्लेटफॉर्म से रिटर्न हो रही है तो हम खाली कंटिन्यूटी करके रवाना कर देंगे। कंटिन्यूटी करके उसका कंटिन्यूटी का सर्टिफिकेट बनाएंगे अलग से, या उस पर BPC पे ही कंटिन्यूटी की सील लगा के साइन करेंगे, या अगर प्लेटफॉर्म से हट रही है तो RPC 4 लाइन पे ले जाएंगे और ब्रेक पावर भी चेक करेंगे और एंडोर्समेंट करेंगे BPC पे। इसके बाद आती है कैटेगरी नंबर 3A सेकेंड। 3A फर्स्ट अभी आपने पढ़ी, इसके बाद है 3A सेकेंड। तो इसमें क्या है कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स विद इन द लिमिट ऑफ 3500 किलोमीटर्स ICF और 4000 किलोमीटर्स LHB, राजधानी दुरंतो शताब्दी ट्रेन, मीन्स ऐसी ट्रेनें, ऐसी जो हमारी लिमिट है, पैरामीटर है ICF के लिए 3500 किलोमीटर और LHB के लिए 4000 किलोमीटर, उसको उसमें जो अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन से चल के इस पैरामीटर को कवर करने में अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन को बार बार टच कर रही है, तो इस टाइप की ट्रेनें जो हैं कैटेगरी नंबर जाएंगी। जैसे कि इस टाइप की ट्रेनें बहुत सी हैं, इंटरसिटी एक्सप्रेस टाइप की जो ट्रेनें हैं में आती हैं। जैसे हमारे अगर फॉर एग्जांपल लिया जाए तो हमारे लखनऊ से AC एक्सप्रेस है,
तो लखनऊ से दिल्ली जाती है और लौट के आती है। तो लखनऊ से दिल्ली की अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस जो है लगभग 500 किलोमीटर है। तो आने जाने में लगभग 1000 किलोमीटर का रन होता है। तो एक बार पिट लाइन मेंटेनेंस होने के बाद जब लौट के आती है तो 1000 किलोमीटर चल के आती है। तो अगर हम दोबारा पिट लाइन एग्जामिनेशन करेंगे तो मतलब वो पैरामीटर हमारा चल नहीं रहा है, उतना चल नहीं रहा है 4000 किलोमीटर, क्योंकि LHB का रेक है तो 4000 किलोमीटर चल नहीं रहा है और हम उसका फिर से मेंटेनेंस करेंगे तो सही नहीं रहेगा। तो उसको एक तो पहला बात तो ये है कि कैटेगरी नंबर 3 सेकंड में रखेंगे, और इसका हम जो प्राइमरी मेंटेनेंस होता है दोबारा एक ट्रिप छोड़ के दूसरी ट्रिप में करते हैं। तो ये बनाई हो गई कैटेगरी एक तरह से हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है गाड़ी का रनिंग यूटिलाइजेशन जो है करने के लिए कैटेगरी बनाई गई है। तो इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एट पिट लाइन प्राइमरी एंड पे, अंडरगेट एग्जामिनेशन एंड ब्रेक सिस्टम मेंटेनेंस एट पिट लाइन, ये प्राइमरी एंड ओनली वंस विद इन द लिमिट ऑफ 3500 किलोमीटर्स फॉर ICF और 4000 किलोमीटर्स फॉर LHB और 96 आवर्स विच एवर इज अर्लियर। मतलब एक बार प्राइमरी होने के बाद दोबारा प्राइमरी में इसका तब करेंगे जब ये 3500 किलोमीटर की रनिंग कर चुकी हो अगर ICF का रेक है तो, या 4000 किलोमीटर की रनिंग कर चुकी हो अगर LHB का रेक है तो, या 4 दिन हो जाए, तब हम इसको दोबारा पिट पे ले जाएंगे। तब तक हम इसको बिना पिट लाइन एग्जामिनेशन के चला सकते हैं। ओके, तो इसमें इंटरनल क्लीनिंग, पैसेंजर मीटिंग, अटेंशन एंड वाटरिंग, ये बोथ एंड पे, एक्सटर्नल क्लीनिंग और नॉमिनेटेड लाइन विथ प्रॉपर फैसिलिटीज़, ये प्राइमरी एंड पे खाली। मतलब मीन्स एक्सटर्नल क्लीनिंग मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जब गाड़ी पिट लाइन पे जाती है वहीं पे एक्सटर्नल क्लीनिंग हो पाती है। तो इसकी चूँकि एक्सटर्नल क्लीनिंग वही जो हमारा पैरामीटर है अपना 3500 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर या 96 आवर्स, उसके बाद ही इसकी प्राइमरी एंड पे होगी। एंड रूट ऑब्लिक टर्मिनेटिंग एग्जामिनेशन, ये आफ्टर एवरी 250 to 350 किलोमीटर्स ऑफ रन, जैसा कि पिछले केस में भी है, पहले भी सब कैटेगरी में ऐसा ही है। या फिर लोकेशंस जो है टू बी डिसाइडेड बाय रेलवे फॉर ईच ट्रेन। ओके, और ब्रेक सिस्टम चेक प्रायर टू स्टार्ट एट प्लेटफॉर्म एट द अदर एंड, ये अगर प्लेटफॉर्म से ही रिटर्न हो रही है तो खाली कंटिन्यूटी चेक करके रवाना कर देंगे, अदरवाइज RPC 4 लाइन पे ले जाएंगे और ब्रेक पावर भी चेक करेंगे और एंडोर्समेंट करेंगे BPC। RPC 4 लाइन क्या होती है कि चूँकि प्लेटफॉर्म पे हमारा ये हमें रेस्ट्रिक्शन है कि हम गाड़ी को एक तरफ से भी देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म साइड से नहीं देख सकते। इसलिए जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ RPC 4 लाइन होती है जो दोनों तरफ से ओपन होती है और वहाँ पे गाड़ी को ले जाते हैं, तो जिससे कि हम दोनों तरफ से अंडर गियर वगैरह देख सकते हैं, और या फिर ब्रेक लगा के इंजन से हम देख सकते हैं कि पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस टाइप की लाइन जो होती है ओपन फ्रॉम बोथ साइड्स, तो इस टाइप की लाइन जो है RPC 4 लाइन कहलाती है। इसके बाद हमारी कैटेगरी आती है कैटेगरी नंबर 3B। तो कैटेगरी नंबर 3B में इंटर कनेक्टेड मेल एक्सप्रेस राउंड ट्रिप रन 4000 किलोमीटर्स LHB। ओके, तो इसमें हमारा ये है कि इंटर कनेक्टेड मेल एक्सप्रेस राउंड ट्रिप। अब आप पूछेंगे कि इंटर कनेक्टेड मेल एक्सप्रेस क्या होती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि इंटर कनेक्टेड मेल एक्सप्रेस ट्रेन उनको कहते हैं जो एक बार प्राइमरी एग्जामिनेशन होने के बाद जो है सर्टेन डिस्टेंस तक, जैसे प्राइमरी हुई उसके बाद कुछ डिस्टेंस तक कुछ अपनी जो है उनका नंबर, गाड़ी नंबर अलग रहेगा, उनका नाम अलग रहेगा, फिर वो उस डिस्टेंस तक पहुंची, उस डेस्टिनेशन तक, उसके बाद उस गाड़ी का नंबर और नाम चेंज कर दिया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल लखनऊ से अगर हम लेना चाहें तो एक सद्भावना एक्सप्रेस हमारी चलती है। तो इसका क्या है कि लखनऊ से पिट लाइन एग्जामिनेशन होता है लखनऊ में, उसके बाद जो है ये लखनऊ से चंडीगढ़ जाती है सद्भावना एक्सप्रेस बन के। उसके बाद ये चंडीगढ़ जब पहुंच जाती है तो यही सेम रेक जो है उसका नंबर चेंज कर दिया जाता है गाड़ी का, और उसका नाम कर दिया जाता है ऊंचाहार एक्सप्रेस, और ये फिर चंडीगढ़ से इलाहाबाद जाती है, और फिर इलाहाबाद से ऊंचाहार ही बन के लौटती है चंडीगढ़,
रेक सेम है, ध्यान दीजिएगा कि रेक जो है सेम है, मतलब जो लखनऊ से जंक्शन होकर जो रेक फिट हुआ था वही रेक है सेम। तो ये इलाहाबाद से फिर चंडीगढ़ लौट के आती है और फिर चंडीगढ़ आने के बाद ये फिर सद्भावना एक्सप्रेस को नाम से ये चंडीगढ़ लखनऊ आ जाती है। तो इस तरह से इसकी एक साइकिल पूरी होती है। तो इस टाइप की जो ट्रेनें होती हैं वो इंटरकनेक्टेड मेल एक्सप्रेस ट्रेन कहलाती हैं। तो लखनऊ से अगर आप देखें तो ये सद्भावना एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस, ये दो इस टाइप की ट्रेनें हैं। तो आप लोगों के डिवीज़न में, जोन्स में, अलग अलग जोन्स में, हर डिवीज़न से, हर जोन से इस टाइप की काफ़ी ट्रेनें हैं। तो इस टाइप की ट्रेनों को कहते हैं इंटरकनेक्टेड मेल एक्सप्रेस ट्रेन। और दूसरी जो कंडीशन दे रखी है इसमें कि राउंड ट्रिप रन अप टू 3500 किलोमीटर्स, मतलब उनका जो पूरा रन है वो अगर ICF का रेक है तो 3500 किलोमीटर और LHB का रेक है तो 4000 किलोमीटर को एक्सीड नहीं कर रहा है। तो इस टाइप की ट्रेनों को हम जो है कैटेगरी नंबर 3B में रखेंगे। और जो मेंटेनेंस पॉलिसी होगी वो ये होगी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एट पिट लाइन, ये प्राइमरी एंड पे सभी का होता है, मैंने पहले भी बताया है। अंडर गेट एग्जामिनेशन एंड ब्रेक सिस्टम मेंटेनेंस एट पिट लाइन, ये टू बी डन विद इन द लिमिट ऑफ 3500 किलोमीटर्स ICF और 4000 किलोमीटर्स LHB ऑब्लिक 96 आवर्स आफ्टर द इशू ऑफ ओरिजिनल BPC विच एवर इज अर्लियर ओनली एट प्राइमरी एंड। मतलब एक बार प्राइमरी होने के बाद जो हमारा ओरिजिनेटिंग स्टेशन है उसके बाद ये इसको हम पूरे 3500 किलोमीटर के रन तक इसको चला सकते हैं, या अगर ICF का रेक है तो, अगर LHB का रेक है तो 4000 किलोमीटर तक चला सकते हैं, या 4 दिन जो पहले हो जाए। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो पहले हो जाए, मतलब 4 दिन अगर पहले हो रहे हैं और 3500 किलोमीटर नहीं चला तब भी उसका पिट एग्जामिनेशन ड्यू हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मतलब जो है उसका तो हमें पैरामीटर जो है वो 3500 किलोमीटर वाला वो तो हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। 4 दिन भी अगर हो गए तो उसका हमें दोबारा पिट लाइन एग्जामिनेशन प्राइमरी एंड पे करना पड़ेगा। तो जनरली इसकी जो है जो साइकिल है इस तरह बनाई जाती है कि वो 4 दिन के अंदर अपने 4 दिन से पहले ही अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन को लौट आती है। इंटरनल क्लीनिंग, पैसेंजर मटेरियल अटेंशन एंड वाटरिंग, ये प्राइमरी एंड पे और हर टर्मिनल पे होगी। मतलब जैसे मैंने सद्भावना का उदाहरण दिया तो उसके केस में प्राइमरी एंड क्या है, लखनऊ। टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, चंडीगढ़ और इलाहाबाद, ये सब टर्मिनल्स हैं। तो हर टर्मिनल पे और प्राइमरी एंड पे इसकी इंटरनल क्लीनिंग और पैसेंजर मटेरियल अटेंशन होगा। एक्सटर्नल क्लीनिंग ऑन नॉमिनेटेड लाइन विद प्रॉपर फैसिलिटीज़, ये खाली प्राइमरी एंड पे होगा, क्योंकि पिट लाइन पे जब जाएगी तभी हो पाएगा एक्सटर्नल क्लीनिंग, हमारी प्लेटफॉर्म पे नहीं हो पाती है। 250 से 350 किलोमीटर के एवरेज भी किया जाएगा, बट टू बी डिसाइडेड बाई रेलवे फॉर। ब्रेक सिस्टम चेक प्रायर टू स्टार्ट एट प्लेटफॉर्म एट द अदर एंड, ये अगर प्लेटफॉर्म से रिटर्न हो रही है तो खाली कंटिन्यूटी चेक करके रवाना कर देंगे, अदरवाइज इसको RPC 4 लाइन पे ले जाएंगे और ब्रेक पावर भी चेक करेंगे और एंडोर्समेंट करेंगे BPC पे। ओके, तो इसके बाद जो हमारी कैटेगरी आती है वो है कैटेगरी नंबर 4। तो कैटेगरी नंबर 4 में क्या है, पैसेंजर ट्रेन्स विद टॉयलेट्स इंक्लूडिंग इंटरकनेक्टेड पैसेंजर ट्रेन्स शटल्स। तो इसमें पैसेंजर ट्रेन्स जिनमें कि टॉयलेट है इंक्लूडिंग शटल्स। शटल्स किसको कहते हैं, 2 सिटीज़ के बीच में जो फ्रीक्वेंट 2 and 4 रन करती हैं, तो उस टाइप की ट्रेनों को शटल्स कहते हैं। तो इस टाइप की ट्रेनें जिसमें कि टॉयलेट है और पैसेंजर ट्रेनें हैं। पैसेंजर ट्रेनें क्या होती हैं, हर स्टेशन पे जो रुक के जाती हैं। तो इस टाइप की ट्रेनें को कैटेगरी नंबर 4 में रखेंगे। इनका मेंटेनेंस पॉलिसी क्या रहेगी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एट पिट लाइन प्राइमरी एंड पे, अंडर गेट एग्जामिनेशन एंड ब्रेक सिस्टम मेंटेनेंस एट पिट लाइन, ये है टू बी डन आफ्टर 3500 किलोमीटर्स और 96 आवर्स आफ्टर द इशू ऑफ ओरिजिनल BPC विच एवर अर्लियर ओनली एट प्राइमरी एंड। मतलब एक बार पिट लाइन एग्जामिनेशन होने के बाद हम इसको 3500 किलोमीटर तक रन कर सकते हैं या 4 दिन तक।
जो पहले हो जाए, और इसके होने के बाद, इन दोनों में से कोई भी चीज़ होने के बाद हमको इसका प्राइमरी एंड पे फिर से पिट लाइन जंक्शन इसका करना पड़ेगा। इंटरनल क्लीनिंग, पैसेंजर एमिटी, अटेंशन एंड वाटरिंग, ये प्राइमरी एंड पे और हर टर्मिनल पे होगी। एक्सटर्नल क्लीनिंग ऑन नॉर्मेटेड लाइन विद प्रॉपर फैसिलिटीज, ये प्राइमरी एंड पे खाली होगी। एंड रूट ऑब्लिक टर्मिनेटिंग एग्जामिनेशन, ये वही 250 से 350 किलोमीटर के एवरेज पे होगी, पर टू बी डिसाइडेड बाई रेलवे। ब्रेक सिस्टम चेक प्रायर टू स्टार्ट एट प्लेटफॉर्म एट अदर एंड, ये अगर प्लेटफॉर्म पे स्टेबल है, प्लेटफॉर्म से लौट रही है तो खाली कनेक्टिविटी चेक करके रवाना कर देंगे, और अगर प्लेटफॉर्म से हट रही है तो आरपीसी 4 लाइन पे ले जाएंगे और ब्रेक पावर भी चेक करेंगे, इंस्ट्रूमेंट करेंगे बीपीसी पे। इसके बाद आती है हमारी कैटेगरी नंबर 5। इसमें आती है हमारी पैसेंजर ट्रेन विदाउट टॉयलेट्स। पैसेंजर ट्रेन विदाउट टॉयलेट्स क्या होती है? जैसी पैसेंजर ट्रेन जिसमें टॉयलेट नहीं है। अब टॉयलेट नहीं रहेगा तो हमें क्लीनिंग की थोड़ा दिक्कत कम रहती है, तो पैसेंजर ट्रेन जिसमें कि टॉयलेट नहीं है वो कैटेगरी नंबर 5 में आएगी। तो इसमें पहला जो इसका मेंटेनेंस पॉलिसी जो रहेगी, उसमें पहला ये एक्शन रहेगा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एट पिट लाइन, ये प्राइमरी एंड पे होगा, तो ये सभी का होता है। तो दूसरा, अंडर गियर एग्जामिनेशन एंड ब्रेक सिस्टम मेंटेनेंस एट पिट लाइन टू बी डन विद इन 3500 किलोमीटर्स और 7 days विच एवर इज अर्लियर ओनली एट प्राइमरी एंड। मतलब इसको एक बार प्राइमरी एंड पे हम पिट लाइन एग्जामिनेशन होने के बाद 3500 किलोमीटर या 7 दिन तक हम इसको रन कर सकते हैं। 3500 किलोमीटर हो जाए या 7 दिन हो जाए, तब हम इसका दोबारा पिट लाइन एग्जामिनेशन करेंगे। इंटरनल क्लीनिंग, पैसेंजर अमेनिटी, अटेंशन एंड वाटरिंग, ये प्राइमरी एंड पे और हर टर्मिनल पे होगा। एक्सटर्नल क्लीनिंग खाली प्राइमरी एंड पे। एंड रूट वंस ए डे एट प्राइमरी एंड और एट ए नॉमिनेटेड टर्मिनल। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसमें ये डिफरेंस है कि इसका जो एंड रूट एग्जामिनेशन है वो दिन में बस एक बार करेंगे, प्राइमरी एंड पे या नॉमिनेटेड टर्मिनल पे। ब्रेक सिस्टम चेक प्रायर टू स्टार्ट एट प्लेटफॉर्म एट अदर एंड, ये अगर प्लेटफॉर्म से रिटर्न हो रही है तो खाली कनेक्टिविटी करेंगे, अदरवाइज आरपीसी 4 लाइन पे ले जाएंगे और इंडोर्समेंट करेंगे बीपीसी पे। ओके, तो इसके बाद जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन। तो डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन किसको कहते हैं? तो कैटेगरी नंबर 6 जो है हमारी है, उसमें डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन आती है। तो आप पूछेंगे डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन क्या होती है? तो डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन क्या होती हैं कि जो बीपीयू या बीपीएच का रेक है, मतलब सारे बीपीयू या बीपीएच कोच जोड़ के बनाई जाती है, ये फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, दैट इज़ डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन। और इनका जो, इनमें पैसेंजर्स नहीं बैठते हैं, ये खाली सारे जो इसके डिब्बे होते हैं, सारे जो इसके कोच होते हैं वो बीपीयू या बीपीएच के होते हैं। और ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह, गुड्स हैं जो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज होती है। तो इसमें हम जो मेंटेनेंस पॉलिसी अपनाएंगे वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एट पिट लाइन, वो प्राइमरी एंड पे। अंडर गियर एग्जामिनेशन एंड ब्रेक सिस्टम मेंटेनेंस एट पिट लाइन, ये टू बी डन आप विद इन 4500 किलोमीटर्स और 10 days विच एवर इज अर्लियर। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब एक बार पिट लाइन एग्जामिनेशन होने के बाद हम इसको 4500 किलोमीटर या 10 दिन जो पहले हो जाए, तब हम इसको दोबारा पिट लाइन एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी।